भारत के शहर मुंबई के बीचों बीच 19वीं सदी में कायम होने वाली मुंबई यूनिवर्सिटी का तामीरशुदा कॉन्वोकेशन हॉल विक्टोरियन और जदीद अखड़ा गोथिक तर्ज तामीर के मिलाप का एक दिलकश नमूना है। आज से तकरीबन एक साल कबल और कश्मीर के बारे में भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के फौरन बाद एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसका उन्वान था सहूनियत और हिंदुत्व। कॉन्फ्रेंस में इन दोनों नजरियात के बदनाम प्रचारक भारत की राज्य सभा के रुकन सुब्रामण्यम सवामी और यरूशलेम की इब्रानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गांधी तौब मुकर्ररीन के तौर पर मौजूद थे। मुंबई में मौजूद इस्राइली कॉन्सुलेट जनरल ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। हॉल के बाहर सहूनियत के बानी ऑस्ट्रिया के थियोडर हेजल और हिंदुत्व की फिक्र के मुसन्निफ सावरेकर की तस्वीर लगी हुई थीं। स्टेट सेक्रेटरी और मॉडरेटर के फराइज के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया गया था जिसने सावरेकर की सवाने द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व तहरीर की थी। ये शख्स वभाव परांद्रे तकरीब के दौरान सावरेकर की खिदमात और तसव्वुरात के बारे में वक्फे वक्फे से इजहार ख्याल करता रहा। सुब्रामण्यम सवामी की गुफ्तगू भारत और यहूदियों के 1000 साला ताल्लुकात से मुताल्लिक थी, लेकिन इसराइल के मुतासिब सहूनी नजरियात रखने वाले प्रोफेसर गांधी तौब ने लोगों को एक हैरतनाक सहर में मुब्तला किए रखा। उसकी गुफ्तगू का मौजू सहूनियत और हिंदुत्व के नजरियात में मुश्तरकात था। उसने इन दोनों नजरियात और भारत और इसराइल के निज़ाम के निचोड़ के तौर पर दुनिया के अमन और फलाह के लिए नई तर्ज हुकूमत का एक बिल्कुल अनोखा तस्वुर पेश किया। उसने कहा कि कोई भी कौमी जमहूरी रियासत उसी वक्त पुरअमन और खुशहाल हो सकती है जब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नस्ल या एक ही कौम के रहने वाले अफराद पर मुश्तमिल हो और वो उन्हीं के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे। ये तस्वुर दुनिया के सामने पहली दफ़ा पेश नहीं किया गया, बल्कि गुज़श्ता 50 सालों से इसराइली प्रोफेसर और दुनिया भर के यहूदी मुफक्किरीन इसे पेश करते चले आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि वो कौमियत के इस जदीद तस्वुर की बुनियाद हिंदुत्व के फिक्री बाप सावरेकर के 1930 में सहूनियत के बारे में लिखे गए मजमून से लेते हैं। सावरेकर ने लिखा था कि यहूदी कौमियत अपने 4 अज्जाए तरकीबी नस्ल, मजहब, सकाफत और जबान की वजह से एक कौम है जिसकी तकमील के लिए उसे जमीन भी चाहिए। वैसे ही भारत की कौमियत भी इन्हीं अज्जाए तरकीबी से तरतीब पाई जानी चाहिए। इस तस्वुर पर सबसे ज्यादा काम इसराइल के प्रोफेसर सैमी समोहा ने किया है। उसके नजरियात का निचोड़ इस फिक्रे में है, एन ऑल्टरनेटिव नॉन सिविक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट दैट इज आइडेंटिफाइड विद द सबसर्विएंट टू अ सिंगल एथनिक नेशन। तर्जुमा, एक ऐसी मुतबादिल जमहूरी रियासत जिसकी बुनियाद शहरियों पर ना हो बल्कि वो एक खास नस्ली कौम के तौर पर पहचानी जाए और उसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। उसके नज़दीक ऐसी रियासत के शहरी सिर्फ एक ख़ास कौमियत के लोग होंगे जबकि अक़लियती कौमियत के लोग गैर शहरी कहलाएंगे। इन तमाम मुफक्किरीन के नज़दीक इसराइल की रियासत इस तस्वुर की बेहतरीन मिसाल है। ऐसी रियासत में अक़लियती गैर शहरी आबादी जैसे इसराइल में अरब हैं, उनके और शहरी आबादी यानी यहूदियों के माबैन हुकूक, फ़राइज़, मर्तबा व मकाम और हैसियत में एक वाज़े फ़र्क होना चाहिए। इन गैर शहरी अफराद को हमेशा नामुनासिब और खौफ दिलाने वाले, अनडिजायरेबल एंड थ्रेटनिंग, नस्ली खालिसपन को खराब करने वाले, एजेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डिल्यूशन, आबादियाती दलदल की अलामत, डेमोग्राफिक स्वैम्पिंग, सकाफती बिगाड़ के नुमाइंदे, कल्चरल डीजनरेशन, सिक्योरिटी के लिए खतरा, सिक्योरिटी थ्रेट्स और दुश्मन मुल्क के एजेंट, फिफ्थ कॉलम फॉर एनिमी स्टेट की हैसियत से ही समझा जाना चाहिए। इन गैर शहरी अक़लियतों को किसी तौर पर भी अक्सरियत से बराबरी के हुकूक नहीं दिए जा सकते। यही वो 6 मनफी तसव्वुरात हैं जो भारत की हिंदुत्व आइडियालॉजी के प्रचारक 15% मुसलमान आबादी के बारे में अक्सरियती हिंदुओं के सामने पेश करते रहे हैं। लेकिन ये तस्वुर अब महज एक नजरिया या आइडियालॉजी नहीं रहा, बल्कि भारत में एक रियासती पॉलिसी के तौर पर लागू भी हो चुका है। नजरियाती तौर पर नस्ल परस्ताना कौमी जमहूरी रियासत में सबसे बड़ी तकसीम शहरी मेंबर्स और गैर शहरी नॉन मेंबर्स के दरमियान की जाती है और भारत और इसराइल में ये आइडियोलॉजी नाफिज है। इसराइल और भारत में इसका सरकारी तौर पर नफाज 11 दिसंबर 2019 को उस वक्त हुआ जब शहरी कानून 1953 में तरमीम करते हुए सिख, हिंदू, बुद्ध, जैन, पारसी
اور عیسائیوں کو ایک علیحدہ بلند مرتبے والا گروہ تصور کیا گیا اور مسلمانوں کو ان شہری حقوق سے خارج کر دیا گیا۔ ان دونوں ممالک نے جو نسل پرستانہ جمہوریت کا تصور دیا ہے، اس کے مطابق اسرائیل میں عرب اور بھارت میں مسلمان دونوں کو مکمل طور پر خانہ شہریت سے خارج نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے کچھ ثقافتی اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے حقوق کو بحال بھی رکھا گیا ہے۔ لیکن ان حقوق کے باوجود اسرائیل اور بھارت کی ریاستوں میں رسمی اور غیر رسمی مروجہ قانون سازی ایسی کی گئی ہے جو صرف اور صرف یہودیوں اور ہندوؤں کے مفاد کو سامنے رکھ کر بنائی اور نافذ العمل کی گئی ہے۔ ان تمام پالیسیوں کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو بزور قوت ایسی آبادیوں میں رہنے پر مجبور کر دیا جائے جو تمام شہری سہولیات سے عاری ہوں اور 19ویں صدی کے گھیٹو کا منظر پیش کرتی ہوں۔ یوں وہ نہ صرف قانونی طور پر دوسرے درجے کے شہری کہلائیں گے، بلکہ اپنی بود و باش کے اعتبار سے بھی دوسرے درجے کے انسان نظر آئیں گے۔ نسل پرستانہ جمہوری قومی ریاستوں کی دو اور مثالیں بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ پہلی سری لنکا، کہ جب برطانیہ سے آزاد ہوا تو وہاں سنہالی زبان بولنے والے بدھوں کی اکثریت تھی جو تقریباً 71% تھی۔ اس اکثریت نے اقتدار پر ایسے قبضہ کیا کہ عملی طور پر باقی 12% ہندو، 10% مسلمان اور 8% عیسائیوں کو مذہب، زبان اور نسل کی بنیاد پر دوسرے درجے کا شہری تصور کیا گیا۔ سری لنکا کے تامل اس نسل پرستانہ جمہوریت کے ظلم و بربریت کی بدترین مثال ہیں۔ دوسری مثال کروشیا کی ہے، جس نے اس نسل پرست جمہوریت کے قیام کے لیے اپنے 13 لاکھ مسلمان شہریوں کو ملک سے نکال دیا، لاکھوں کو قتل کیا گیا اور جو رہ گئے انہیں بدترین شہری سہولتوں والے علاقوں تک محدود کر دیا گیا۔ ممبئی کی صہیونیت اور ہندوتوا کانفرنس میں ان 4 ملکوں کی مثال دے کر اس تصور کی مداح سراہی کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اسی طریقے سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ایسا طرز حکومت جس میں ہر ملک میں صرف ایک مذہب کے پیروکار، صرف ایک زبان بولنے والے اور صرف ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے آباد ہوں اور کسی اور قوم کا وہاں کوئی دخل نہ ہو۔ یہ انہی کا ملک ہو اور وہی اس میں جیسے چاہیں جمہوری طور پر اپنا حکمران منتخب کریں یا اپنا کوئی اور نظام چلائیں۔ ایسے ملکوں میں رہنے والے اقلیتی لوگ صرف محکوم بن کر ہی رہ سکتے ہیں، یا پھر مذہب تبدیل کر لیں یا اپنے ہم مذہب، ہم قوم اور ہم زبان ممالک کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اکثریت کی آمریت یعنی جمہوریت کا اصل روپ یہی ہے۔ آج یہ ناسور صرف 4 ممالک تک محدود ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔